हाँ जी, so we are starting with Unit 4, Performance of Contract. This is as per the CA book given, ICI book for foundation. ठीक है, Performance of Contract का फ्लो चार्ट है. दिस फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स की व्हाट यू हैव टू डू. उसमें मार्क यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि आपको कम से कम ये आना चाहिए. इस यूनिट में से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट कम्स इन एवरी ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट. एंड इफ दैट डज नॉट कम इन टू एन अटेम्प्ट, देन इसी का रेसिप्रोकल परफॉर्मेंसेस का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है कि जब कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई मर गया, कुछ क्या हो गया, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेट होगा, वो सब का क्वेश्चन आता ही आता है. सो किसी ना किसी फॉर्म में इधर दे कंबाइन 2 units, either they combine 3 units, they give a question which is a numerical question. If it's not a numerical question, they expect you to write all the possible cases. So in all those possible cases, you have to take the numerical example and write it. So that is there. Even if it's a 4 mark question, you have to explain all the cases. Every case carries half mark. In that case, what you can do is you can use a diagram explanation and not write the entire thing, because they just want to see that there are 8 cases. How many cases are there? And sometimes they're very specific about the case also. And in this case, you need to give a diagram if it's a heavy marks question. एक नंबर के लिए है, सो इट इज ओके इफ यू डोंट गिव अ डायग्राम. बट अगर एक साथ 2 3 1.5 नंबर का है, डायग्राम कंपलसरी, हैव टू गिव द डायग्राम. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले आप देखते हो बाय हूम, किसको ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए. फिर आप देखते हो लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसी. ठीक है. फिर टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी. जो डीके सर के स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा, उन्होंने टाइम प्लेस का एक पूरा चार्ट बनाया था. तो दे हैड वन चार्ट इंटायर फॉर द इंटायर दिस व्हाट वी से यूनिट. जितना भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उन्होंने एक चार्ट बनाया था जो सोगा में भी यूज होता था. तो सेम चार्ट यहाँ पे है. ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अगर इसमें क्या होगा. वैसे अगर कोई एग्रीमेंट है टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा, क्या होगा? वॉइड. ठीक है. फिर जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, इसमें आ जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स. लास्ट पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड एंड डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. इसमें से जो मैंने मेन पार्ट डिस्कस किया था, दैट इज एप्रोप्रिएशन, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम एंड प्लेस, right of joint primacy. This is the main part of this unit. ठीक है. So this unit explains who must perform his obligation, what should be the mode of performance, क्या मोड होना चाहिए, and what shall be the consequences of non performance. तो मेन हम इस यूनिट में 3 चीजें डिस्कस करते हैं. किसको अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी चाहिए, what should be the mode, and अगर किसी ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं की, so what should be the consequence. ठीक है. अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. So basically, performance of contract means fulfillment of obligations. हम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, हम कीवर्ड्स लिखेंगे. बाकी तो इधर उधर से वर्ड्स अपने आप डाल लेना. Fulfillment of obligations to the contract. And this is according to section number 37. ठीक है. सेक्शन नंबर 37 में फिर आप 2 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हो.
performance of a contract can be actual performance, it can be attempted performance. Attempted performance, ठीक है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं ऑफर टू परफॉर्म भी बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो। सो इन एग्जाम यू कैन ऑफ कोर्स गेट अ शॉर्ट नोट ऑन टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। सो दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। एक्स बोरोस 5 लाख फ्रॉम वाई विद द प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, एक्स रीपेज द अमाउंट ऑन ड्यू डेट। एक्स ने वाई को 1 लाख दिए, लोन 1 मंथ का, आफ्टर 1 मंथ वाई रीपेड, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन से आपने उनको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ए promises to deliver certain goods to B, A takes the goods to the appointed place during business hours, but B refuses to take the delivery of goods. This is an attempted performance as A, as the promiser, has done what he was required to do. So आप A, B, A गया B के पास goods लेके during business hours, ठीक है। B rejected, तो ये हो गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ए ने अपनी ड्यूटी की बट बी ने एक्सेप्ट नहीं की, तो दिस इज एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। गॉट इट। अगेन एग्जाम में अगर आए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी क्वेश्चन जहां पे आपको एक्चुअल अटेम्प्टेड या उसके टाइप्स में डिटेल में जाना हो, यू नीड टू गिव अ फ्लो चार्ट। चाहे आप सिर्फ ऐसे ही लिखो जिस तरीके से मैंने लिखा है, बट इट इज गुड इफ यू मेक इट, क्योंकि पेपर अगर लेंदी आता है तो फ्लो चार्ट सर्व्स अ पर्पस इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। If I passed law, it was because of flowcharts. As simple as that. I did not write a lot of theory. I gave flowcharts for every single thing I could give. सिंपल, अगर मेरे को पॉइंट्स बना के लाइन डालना ना, आई जस्ट डिड दैट, क्योंकि मेरे को पता था अंदर का कंटेंट में एग्जैक्ट बुक वाला नहीं लिख सकता, बट आई रिमेंबर द मेन हेडिंग। तो कोई टीचर भी होगा वो मेन हेडिंग पढ़ के कुछ तो नंबर दे ही देगा, बट व्हेन फ्लोचार्ट इज नॉट देयर इट बिकम्स टफ कि आपको फाइंड करना पड़ता है कीवर्ड। फर्स्ट में अगर आपको सब कीवर्ड्स मिल जाए तो गिव फुल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट इज conditions to be satisfied for a valid tender or attempted performance. So attempted performance की क्या valid conditions है? पहली है it must be unconditional, कोई condition नहीं होनी चाहिए, it must be unconditional, ठीक है। ठीक है, A offers to B to repay only the principal amount of the loan. This is not a valid tender. अगर आपने लोन लिया आपको इंटरेस्ट भी देना है तो yes, B can refuse the payment and A cannot say कि it was an attempted performance, क्योंकि attempted performance कोई कंडीशन नहीं होती है, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ही पड़ेगा। Second, it must be made it must be made at a proper time and place, ठीक है। इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, एज सिंपल एज दैट। अगर ए ने बी को गुड्स डिलीवर करना हो बिजनेस आवर्स में ही देना, ये तो है नहीं रात के 12 बजे उसके घर आके डिलीवर कर दे। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन गुड्स, बी बी के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो गुड्स को एग्जामिन करे, तभी तो वो लेगा, नहीं तो क्यों लेगा। इफ ही सस्पेक्ट्स दैट समथिंग इज रॉन्ग ही कैन रिफ्यूज द डिलीवरी एंड दैट इज नॉट द केस ऑफ टेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन। मैंने 100 यूनिट्स देने थे आईपैड के स्वरांगी को, ठीक है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, जिस दिन डिलीवरी उस दिन 80 यूनिट दे दिए मैंने। स्वरांगी कहने से मेरे को नहीं चाहिए, मैं किसी और से ले लूंगी, क्योंकि उसको 100 पे सस्ता पड़ेगा, 80 पे महंगा पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, बाय whom a contract may be performed, by whom a contract may be performed, दिस इज योर सेक्शन नंबर 40, 41 एंड 42, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जिसने कॉन्ट्रैक्ट बोला है कि जिसके जिन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, सबसे पहले तो वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, तो प्रॉमिसर हिमसेल्फ,
अगर किसी प्रोमिसर ने बोला, ए ने बोला बी को कि आई वुड वांट टू पेंट अ पिक्चर फॉर यू एंड पे मी 10,000, सो इन दिस केस ओनली ए वुड पेंट द पिक्चर, सो ओनली अ प्रोमिसर इन दिस केस में परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट कैन बी एजेंट। एजेंसी के केस में क्या पर्सनल कंसिडरेशन होती है? हाँ ना। पर्सनल कंसिडरेशन क्या हो गई? मैं अपनी कोई सर्विस दे रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, यू हैव पेड मी। कैन आई से टू यू टुमारो दैट you will be taught by some XYZ teacher and not by me? That is personal consideration. So when personal consideration is not there, you can employ any other competent person to perform it. Oh yeah. ठीक है। लीगल कंसिडरे सॉरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकते हैं, वहां पे मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। बट अगर मैंने बोला कि आई वुड वांट टू ड्रॉ अ पिक्चर फॉर यू एंड मैं मर गया, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एंड एज आई डाई, बिकॉज वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता था। ठीक है। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लोन दिया 1 लाख का लोन, आई डाइड, मेरे एसेट्स 70,000 के थे जब मैं मरा, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को 70,000 मिला, तो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कितने अमाउंट के लिए लाइबल होंगे? 70,000 या 1 लाख? 70,000. 70,000। So liability under a contract is limited to the value of the property that is inherited from the deceased person. ठीक है। थर्ड पर्सन। ठीक है। A received certain goods from B promising to pay 1 lakh. Later, A expressed his inability to make payment. C, who is known to A, pay 60,000 on behalf of A. A को पता नहीं उसकी पेमेंट हुई है, अगर ये बहुत फेमस केस स्टडी भी है और जो आती है। दो लोग थे, ठीक है, एक को 1 लाख रुपए देना था, वो दे नहीं पाया, तो उसके बिहाफ पे जो उसका नोन बंदा था उसने कुछ अमाउंट दे दी, उसने 60,000 दे दिया। तो जिसको उसने 60,000 दिया, वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि मेरा 1 लाख का ड्यू है, वो सिर्फ बैलेंस अमाउंट 40,000 के लिए सू कर सकता है। ठीक है। Yes. लास्ट मेरा फेवरेट इस चैप्टर वाला का पॉइंट, जॉइंट प्रोमिसर। ठीक है। गॉट इट। अच्छा, ए बी सी, इन तीनों ने मिलकर डी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो ये तीनों लायबल होंगे। ठीक है। अच्छा, ए मर गया Hmm. अगर गलती से, तो एक एक कौन लायबल होंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। बाद में आप बी एंड सी ये नहीं बोल सकते कि यू नो ए मर गया तो वी हैव टू शेयर, गिव गिव द पार्ट ऑफ हिज शेयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए कम इनटू द पिक्चर। ठीक है। सब मर गए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स उनका भुगतान करेंगे। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है। गॉट इट। Yeah. फिर एक 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट है बुक में, सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है। सक्सेशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, करें डिस्कस। सक्सेशन एंड असाइनमेंट आइडिया कुछ क्या होता है? Succession is when वो लीगल वो क्या बोलते हैं, uh, क्या शब्द था वो, सॉरी, बेसिकली हिंदी में बोल दो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर होगी तो वो नेक्स्ट इसको पास ऑन होती है। एंड असाइनमेंट में यू हैव टू मेक अ लीगल डीड कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी या ये मेरे एसेट्स पास ऑन होंगे टू दिस पर्सन। बट सक्सेशन ऐसे हो जाता है अपने आप, लीगल सक्सेस उसके पास पास ऑन हो जाता है। थोड़ा कुछ बेटर वर्ड्स में, आई वाज लुकिंग फॉर फ्यू वर्ड्स।
सक्सेशन में आप देखो, बोथ बर्डन एंड बेनिफिट, both burden and benefit has to be passed. ठीक है, बोथ बर्डन एंड बेनिफिट हैज टू बी पास। सानवी ने एग्जांपल बोली कि अगर कोई मर गया तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हैं उसको बेनिफिट भी मिलेगा, उनकी एस्टेट और प्रॉपर्टी भी मिलेगी, बट दे विल गेट द बर्डन, दे विल गेट द लाइबिलिटीज ऑल्सो। ठीक है, एंड अगर असाइनमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो सिर्फ क्या पास होता है, बेनिफिट पास होता है। ओनली बेनिफिट कैन बी असाइंड, नॉट द लाइबिलिटीज। ठीक है, गॉट इट। इसमें आप दोगे एस्टेट वाला एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें आप दोगे डॉक्टर एंड क्रेडिटर वाला एग्जाम्पल, डेटर एंड क्रेडिटर वाला, सॉरी, डेटर एंड क्रेडिटर वाला। अब कोई डेटर है, उसको अपने क्रेडिटर को पैसा देना है, ठीक है, तो वो ये तो नहीं बोल सकता ना कि आप उस बंदे से आके पैसा ले लो। ही कैन नॉट असाइन हिज लाइबिलिटी। कोई भी बेनिफिट होगा वो ऑफ कोर्स वो दे सकता है। ठीक है, गॉट इट। हाँ। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। इफ टू और मोर पीपल हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था, अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में जब तक वो जिंदा हैं, दे हैव टू जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम, कौन पिक्चर में आएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विद द सर्वाइवर्स। ठीक है, गॉट इट। XYZ who had jointly borrowed money must during their lifetime jointly repay the debt। अगर X मर गया तो X के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं along with Y and Z should jointly repay their debt। If any accident all the borrowers XYZ die, so the representatives of XYZ jointly will repay the borrowed amount। ठीक है, अच्छा, अब मैंने चिल्ला के कॉन्ट्रैक्ट में ये बोल दिया कि अगर एक्स मर गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल नहीं होंगे, तो दैट इज एक्सेप्टेड। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, दिस इज एप्लीकेबल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? दिस इज अ theoretic प्रैक्टिकल चैप्टर, इसलिए डोंट राइट मच इन इट। ठीक है, हम जस्ट डिस्कसिंग द पॉइंट्स साइड बाय साइड, हम लिखाता रहूंगा जो मुझे लगेगा कि जरूरत है। अच्छा, अगर किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल किया, आप दोनों ने मेरे से लोन लिया था, ठीक है, आप दोनों भाग गए, गलती से मैं वेकेशन पे था, मेरे को सानवी दिख गई, सानवी से खड़े खड़े मैंने अपने बैंक में पैसा डलवा लिया, तो सानवी कैन टेक द शेयर दैट शी पेड फॉर स्वरांगी फ्रॉम स्वरांगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रॉमिस। अच्छा, एक और चीज है, कभी हम पर्सन की जगह पीपल लिख देते हैं तो भी 0 मार्क्स मिल जाता है, तो वो ध्यान रखना, पर्सन ही लिखना। फ्लो फ्लो में व्हेन टू और मोर पीपल आ जाता है, बट वी हैव टू राइट द वर्ड पर्सन बिकॉज पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, पार्टनरशिप, ऑल दोज एंटिटीज। ठीक है, LLP, so person is important। When two or more person make a joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to contrary, compel any one of the joint promiser to perform the whole of the promise। ऐसे ही हुआ था जब मेरे से लोन लेता, मैंने सानवी को कंपेल किया था। Now each of the two or more joint promisers may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise unless a contrary invention अपीयर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब लोन लिया था तो तुमने मेरे से 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है, बट
उसमें ये लिखा था कि 60% ऑफ द ऑब्लिगेशन विल बी गिवन बाय सानवी एंड 40% विल बी गिवन बाय स्वरांगी। सो अगर मैंने तुम लोगों से 50,000 ले भी लिया, ठीक है, सो स्टिल स्वरांगी नीड्स टू पे, या वट एवर दैट एडजस्टमेंट नीड्स टू बी डन, दैट एडजस्टमेंट विल बी डन। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ कि 60% ऑब्लिगेशन कौन देगा, 40% ऑब्लिगेशन कौन देगा, तो इट हैज टू बी डन इक्वली। ठीक है, व्हाट इट। अच्छा, A, B, and C jointly promise to pay D rupees 33 lakh. So this implies that D can compel either A, D can compel either B, D can compel either C to pay. Does that make sense? ठीक है, सेम केस ले लो भी है, डुप्लीकेट। अब मैंने बोल दिया कि ये जो C है, दिस इज नॉट able to pay, C is unable to pay, ठीक है, and D is compelled to pay the whole amount, D compels A to pay the whole amount। तो D ने कितना, तो D के पास 3 लाख मिल गया। अब C पैसे दे नहीं सकता, तो B is entitled to give A 1.5 lakhs। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं दी हुई। ठीक है, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स वाई जेड है, दे हैव टू जॉइंटली पे ₹6,000 टू ए। ठीक है, ए में कंपेल इधर एक्स और वाई टू पे द होल अमाउंट। ठीक है, अगर जेड इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट, जेड को उसने कंपेल किया, ठीक है, एक्स इज इंसॉल्वेंट, एक्स इज इंसॉल्वेंट, तो एक्स ने पूरा 6,000 दे दिया ए को। अब जब एक्स ने जेड से बात की, तो उसने ये रियलाइज किया कि जो जेड की प्रॉपर्टी थी, जो जेड की प्रॉपर्टी थी, अगर उसको मैं बेचूं तो मेरे को 3,000 रुपये मिल जाते, तो ही कैन क्लेम दैट 3,000। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? हाँ जी। अच्छा, अब एक्स वाई जेड, मेल, फीमेल, मेल, ए, मेल, ठीक है, दे हैव टू पे ₹3 लाख। ठीक है, दे हैव टू पे ₹3 लाख टू ए। गेट इनटू अ रिलेशनशिप। ए ने एफ वाई को एक्सक्यूज कर दिया, आप मत दो पैसा, मेरा पैसा तो आप ही का पैसा है, आपसे क्यों मैं 1 लाख रुपए लूं, यू आर एक्सक्यूज्ड। सो ही इज कंपेलिंग एक्स एंड जेड। ठीक है, ही इज कंपेलिंग एक्स एंड जेड। एक्स ने बोला ठीक है, लो 3 लाख का चेक, मुंह पे मार दिया चेक। एक्स गया वाई के पास, वाई ने बोला आई एम एक्सक्यूज्ड। X said, who excused you? A, no, you are liable to me because I paid your part. In contract, nothing was written that we both will exempt you. If we had written that we would exempt you because you're in a relationship with A, then that works. But you are liable to us. So Y has to contribute 1 lakh to X and Z has to do his part. अगर आपको प्रोमिसर ने एक्सक्यूज कर दिया, आप मत दो पैसा, प्रोमिसी ने एक्सक्यूज करते मत दो पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू स्टिल लाइबल टू योर अदर पार्टनर्स, क्योंकि आपने उनके साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही नहीं। सो यू हैव टू पे योर ऑब्लिगेशन। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम गाइस? अब जो मैंने पूरा पार्ट डिस्कस किया बुक में लिखा है थ्योरेटिकली, मैंने प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस किया है, तो इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मैंने इस पार्ट को डिस्कस अब, सिंपल फंडा है
as decided otherwise during business hours or at the business place or at the residence of promisee. Does that make sense? आपको कोई भी आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो आप कहाँ पे कंप्लीट करोगे? यू वुड ईदर कंप्लीट दैट ऑब्लिगेशन एट द बिजनेस आवर्स, ठीक है, बिजनेस आवर्स में करोगे, एट द बिजनेस प्लेस, या फिर जहाँ पे आपने वो प्रॉमिस किया था। या अगर आपको पता है कि वो जिसको आपने प्रॉमिस है वो कहाँ रहता है तो आप वहां पे करोगे अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। योर फर्स्ट प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी बिजनेस आवर्स एंड बिजनेस प्लेस। बिजनेस आवर्स एट बिजनेस प्लेस, ठीक है। It will be whatever is given in the contract first. वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट अबाउट टाइम एंड प्लेस, देन इट इज बिजनेस आवर्स एट बिजनेस प्लेस, ठीक है। इट हैज टू बी रीजनेबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि आप हमको हिमालयाज में आके ये पूरा करो, सो देन इट इज नॉट वैलिड बिकॉज दैट डज नॉट मेक सेंस, Hmm. ठीक है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज स्पेसिफाई किया आप उसको फॉलो करोगे, ठीक है। अगर मैंने ये बोला कि आप मुझे इस तरीके से दो, मैंने आईपैड की एग्जांपल ली थी, उसमें बोला आप मेरे को 1000 आईपैड गिफ्ट रैप करके दो, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है कि आप मेरे को हर आईपैड की वारंटी, उसके सब बिल, एवरी आईपैड का इंडिविजुअली दोगे, तो मुझे उसी मैनर में उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। A undertakes to deliver 1000 packets of jute on a fixed day, so A must apply to B to appoint a reasonable place. जिसको आपने सामान देना वो उसको बोलो कि आप मेरे को आप एक रीजनेबल जगह एंड एक रीजनेबल टाइम बताओ जहां पे मैं उस चीज को डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। Section 48 states that the question what is a proper time and place in each particular case is a question of fact। जो मैंने बात बोली कि वो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, सो यू गो टू बिजनेस, सो यू डू इट इन द बिजनेस आवर्स एट अ बिजनेस प्लेस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नहीं. ओके, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, पहले करते हैं ये वाला, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करना है तो आप डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कर दो। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कितने तरह की होती है? एक्चुअल, अटेम्प्टेड, ठीक है। आप एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दो या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दो, इसमें आप डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस अगर द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आर परफॉर्म्ड और आर अटेम्प्टेड टू परफॉर्म, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस समझा दोगे, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस समझा दोगे। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। स्वरांगी एंड सानवी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि यार हमें नहीं करना अब, ठीक है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो इस टॉपिक का हॉट सेलिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी वेरी स्टार्ट से एग्जिस्ट करती है, सो दैट इज इम्पॉसिबिलिटी ab initio, इट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग। बट अगर कोई और चीज होती है उसको बोलते हैं सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, इफ यू गाइज रिमेंबर, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी ab initio एंड यहाँ पे है आपकी सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब सबसे पहले अगर कोई भी लॉ में चेंज हो गया, देयर इज अ चेंज इन लॉ दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, जिसके कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो सकता, इट इज डिस्चार्ज बाय पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इंडिया में पाम ऑयल बंद हो गया, पाम ऑयल,
इट इज चेंज इन लॉ। ठीक है। डिस्ट्रक्शन इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो सब्जेक्ट मैटर था अगर वही खत्म हो गया तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? मैंने देखो कार बेचनी थी, कार सारा जल के राख होगी, अब मैं थोड़ी नई कार लाऊंगा। मैं तो उस कार के लिए बोला था ना, जल के राख होगी तो मेरी क्या गलती? ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। पाकिस्तान में मैंने कार्स भेजनी थी, अब इंडिया पाकिस्तान में गंदी जंग स्टार्ट होगी। अब थोड़ी मैं अपनी जान पे रिस्क लेके पाकिस्तान गाड़ियां भेजूंगा। पैसा तो इंपॉर्टेंट है, जान इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक पॉइंट लिखा हुआ, द नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अक्रूएंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स विच वाज नेचुरली कॉन्टेम्पलेटेड फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम पर्सनल इनकैपेसिटी। कोई भी ऐसा हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट पर्सनल रीजंस के कारण वो अकर हो गया, तो उस केस में भी इट इज इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अराइज हुई। ठीक है। अच्छा। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर अ ट्रेजर ऑफ मैजिक। सारा ट्रेजर ऑफ मैजिक है ही नहीं, अफवाह है। एग्रीमेंट इज वाइड, इट इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। खजाना मिल गया बहुत बढ़िया बात है, बट आप ये थोड़ी बोल सकते हो आई विल यू नो डिस्कवर अ ट्रेजर ऑफ मैजिक देन आई वुड गिव यू दिस मच। आप पहले डिस्कवर करो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, तब बढ़िया लगता है। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी इच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर मैरिज, ए गोज मैड। अब पागल इंसान से थोड़ी शादी करोगे। ऑल दो इंडिया में बहुत केसेस में ऐसे होता है कि आपको पता ही नहीं कि आपका हस्बैंड कैसा होता है, आप शादी कर लेते हो। बट ठीक है, अगर शादी से आपको पता चल गया साला ये तो पागल है, आप क्यों अपनी जिंदगी खराब करोगे? Yeah. ऑल दो इंडिया में लोक लाज की इज्जत बचाने के लिए लोगों को करनी पड़ती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। A contracts to act at a theater for 6 months in consideration of a sum paid in advance by B. On several occasions, A is too ill to act. Contract becomes void. साला मैंने तेरे को एक्टिंग के पैसे दिए, साला जब मेरा इवेंट होता है तू बीमार पड़ जाता है, मैं क्यों तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट रखूं? मेरा तो कोई काम सॉर्ट नहीं हो रहा ना, मेरे तो ज्यादा पैसा लग रहा है, तेरे को तेरी बीमारी का भी पैसा दूं, नया एक्टर भी हायर करूं। वॉइड है। X Yeah. agrees to sell his horse to Y for 50,000, but the horse died in an accident. बेचना तो हॉर्स को था, मर गया, अब कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहा? ऑल दो अगर मैंने हॉर्स को मारा होता तो मेरा फ्री कंसेंट, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वो सब पिक्चर में आ जाता, ब्रीच Hmm. ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब आ जाता वो। बट मर गया यार, मेरे को नहीं पता था मर गया, कैसे तेरे को दूंगा हॉर्स? पैदा थोड़ी करूंगा हॉर्स। नेक्स्ट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। मैं आप लोगों को 11th से जानता हूँ, मैंने 11th में पैसा दिया था, 3 लाख रुपए दे दिया था, आपने मांगा था। ठीक है, सी इंटर क्लियर करने के बाद याद आता है अरे वो पैसा भी लेना था मुझे उनसे। अब बोलो कौन सा पैसा भाई, लिमिटेशन एक्ट था मेरे पास, टाइम बार डेट हो गया, 3 साल बीत गए, नहीं मिलेगा पैसा। डज दैट Yeah. मेक सेंस? ये बहुत Yeah. इंपॉर्टेंट है। हाँ, लाभ साहब ने सच में बहुत बार आता है ये, एंड आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है। डिस्चार्ज लिमिटेशन एक्ट लिख ही लो। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। इंसॉल्वेंसी हो गई, मर गया कोई, कोर्ट में चला गया, तो इट इज ऑपरेशन बाय लॉ। लॉ क्या बोलता है, अगर कोई मर गया, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। पर्सनल कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई मर गया, आप थोड़ी उसको उठा के लाओगे आप स्वर्ग से कि लो जी अब अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, खत्म। पर्सनल कंसिडरेशन के केस में आप कर ही नहीं सकते कुछ, इंसॉल्वेंट हो गया, आपके पास डेट था, सला इतनी भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप उस डेट को चुका सको, गवर्नमेंट क्या करे? ऑपरेशन ऑफ लॉ है, इंसॉल्वेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। ठीक है। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच दो तरह की होती है, एक्चुअल ब्रीच, ठीक है, दूसरी होती है एंटीसिपेटरी ब्रीच।
ठीक है। A contracted with B to supply 100 kg of rice on 1st June. A failed to deliver the same on said date. This is actual breach of contract. कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 1 जून को आपको 100 किलो राइस देना, आपने नहीं दिया, दैट इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. If time is not essential, essence of contract, B can give him another date for supply of goods and he will not be liable to claim for any damages if prior notice for the same is not given to A while giving another date. अब इसमें केस स्टडी हमारे थिंक हमारी अटेम्प्ट में आई थी, इसकी केस स्टडी जो सितंबर अटेम्प्ट था, कि अगर कोई भी इस तरीके का केस होता है जहां पे डेट टाइम इज नॉट एसेंशियल, तो वहां पे आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते. एंड जब आप नई डेट लिखते हो, आप उसमें क्लियरली बताते हो कि आई विल नॉट क्लेम एनी डैमेजेस. बट इफ यू रिमेंबर, हमने एक केस पढ़ा था यहाँ पे टाइम इज वेरी, वो चक्की वाला, इफ यू रिमेंबर वो केस हमने एक पढ़ा था अगले चैप्टर्स में आई थिंक, जहाँ पे टाइम इज इंपॉर्टेंट. कि अगर आपको ये गुड्स लेके किसी आगे को देने हैं, जो हम ब्रीच वाला चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे, तो उस केस में अगर आपने पहले ही इन्फॉर्म किया है, तो आप तो अपने डैमेजेस क्लेम करोगे ही ना. आपका भारी नुकसान हो क्या भाई, वो किसी और से जाके ले लेगा पैसा, सामान. ठीक है. तो इसका तो पूरा चैप्टर ही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. Promisee may waive or remit performance ऑफ प्रॉमिस. स्वरांगी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बट मैंने उसको 1 लाख का डेट दिया. ठीक है. अब 1 साल बाद उसने आके बोला कि देख, मैंने तेरे से दोस्ती के नाम पे पैसा लिया था, मेरी पूरी इंटेंशन थी कि मैं वो तेरे को पैसा रिटर्न करूंगी, बट मेरी इतनी खस्ता हालत है कि मैं तेरे को पूरे रिटर्न नहीं कर सकती. मैंने बोला जितने तू रिटर्न कर सकती तू उतने रिटर्न कर दे, आई एम हैप्पी विद दैट. मैंने अपनी परफॉर्मेंस को वेव कर दिया. बोला ठीक है, तेरे को 1 लाख दे दो, 70,000 रुपये दे रही है, ठीक है. ऑल दो मेरा इंटरेस्ट का भी नुकसान हो, मेरा बहुत नुकसान हुआ, ठीक है. मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया. डज दैट मेक सेंस? मर्जर ऑफ राइट्स. अब ए टू का लैंड ऑन लीज फ्रॉम बी. मैंने लैंड लीज पे ले ली. ठीक है. पता चला कि उसी वक्त पे एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि किसी और ने वो लैंड को खरीद लिया, तो लैंड की ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो गई. So transfer of ownership of land is a superior right as compared to the right of getting it on lease. So the superior right waives the contract. ठीक है. जिसकी जमीन है वो निकाल ले गए ना उस बंदे को. मेरे को क्या पता भाई, तेने लीज पे ली थी, मैं तो जमीन खरीद ली, मेरी मर्जी. ठीक है. अच्छा. स्वरांगी मुझे पैसे देने का ट्राई कर रही है. बोल रहे आप अपना स्कैनर भेज दो, आप अपना कार्ड नंबर बता दो, आप रेजर पे के थ्रू भेज दो, कैश ले लो. मैं हर ऐसी हरकत कर रहा हूँ जिससे मैं उससे पैसा ना लूं. मेरे निग्लेक्ट के कारण मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, उसमें उसकी क्या गलती. वो तो मेरे ऑफिस के पास खड़ी थी, 1 लाख की गड्डी लेके, 50,000 की 2 गड्डियां लेके खड़ी थी. मैंने नहीं उससे पकड़ी, मेरी गलती. वो तो दे रही थी ना. दैट इज निग्लेक्ट. मैंने उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि वो अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट कर पाए. क्लियर है, 9 पॉइंट्स ही है. Hmm.
अच्छा जी, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस। एक चीज मेरे को बताओ, मैंने सुरांगी को बोला कि तू मेरे को 1 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे को 1 महीने बाद चावल दूंगा या फिर मैं तेरे को ओपियम दूंगा। इट्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बट इज इट अ वैलिड रेसिप्रोकल प्रॉमिस? Yeah, इज इट अ वैलिड वन? why not? व्हाट इज ओपियम? नहीं, वैलिड नहीं हो। इलीगल होता है ओपियम, इट्स अ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। Second one, okay. I don't even know. इट्स एन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वेयर वन ब्रांच इज इलीगल। सो राइस What तक तो ठीक था, बट ओपियम थोड़ा ज्यादा what did you इलीगल। say? Alternative promise where? ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वेयर वन ब्रांच इज इलीगल। Yeah. देखो, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मैंने स्वरांगी को आईपैड बेचने की बात की थी, अब मैं स्वरांगी के बिजनेस पे चला गया। मैं देख रहा हूँ यार, यहाँ पे तो तंगी है। स्वरांगी तो चेक काट के दे ही नहीं रही। जो चेक भी काट के दे रही है वो उस बैंक का काट के दे रही है जिसके पास पैसा नहीं है। बोलूंगा मैं नहीं तेरा अपने सामान, क्या पता मेरा घाटा हो जाए। आई एम Then नॉट बाउंड टू परफॉर्म। तो मेरे को आईफोन फ्री में देने वाला था। That's- दैट इज नॉट अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, दैट Hmm. कम्स इनटू अ डिफरेंट सेक्शन। Yeah. ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऊपर वाला पॉइंट समझ आ गया ना? अगर उसके मेरे को दिख ही नहीं रहा उसके पास पैसा नहीं है ना, वो पैसा देने की कोशिश कर रही, तो मैं उसको क्यों सामान दूंगा? नेक्स्ट, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए ने बोला मैं आपको दूंगा 10 करोड़ रुपए, बढ़िया आलिशान घर बना के दिखाओ। जब तक आलिशान घर नहीं बनेगा तब तक 10 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग event on which the contract is to take effect. A and B contract that B shall execute some work for A for 1,000 rupees. B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevents him from doing so. मैंने स्वरांगी को आईफोन देने की पूरी कोशिश की, अब सारा वो ही नहीं देने दे रही, तो मेरी क्या गलती है? The contract is voidable at the option of B. The contract is voidable at my option यार। मैं तो आईफोन लेके आ गया, अब वो साला हाथ भी नहीं पकड़ रही, तो गलती उसकी है ना, मेरी गलती थोड़ी है। मेरे तो voidable है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आईफोन खर्चा किया, बैंक से लोन उठाया आईफोन लेने के लिए, ऑल्दो नहीं उठाना पड़ेगा, बट अगर उठा लिया गलती से, तो इंटरेस्ट भी तो उसी से लूंगा ना। तेरे चक्कर में मेरे को नुकसान हुआ, तेरे को जब नहीं चाहिए तो पहले ही बोल देती। तू ले भी नहीं रही, तू नुकसान भी करा रही, तो नुकसान के डैमेजेस तो भर। क्लियर? Yeah, it's like that now when a wholesaler promises another one that he'll buy the goods, but he doesn't buy them. हम्म, Yeah, and then the prices rise or fall दैट actually. इज ब्रीच, दैट इज वो डिफरेंट केस आ जाता है। अच्छा. दैट द नॉट ब्रीच वाला, वो एक डैमेजेस का पार्ट है ना हमारे पास, पेनल्टी, वो Yes, उस yes. चैप्टर में है। यहाँ पे Special. बेसिकली ये है कि हम दोनों के बीच हुआ, मैं रेडी हूँ लेने के लिए,
तुम रेडी हो लेने के लिए, बट मैं नहीं दे रहा। इट्स बेसिकली हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट। बी वुड एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर ए फॉर 1,000 रुपीज। बी इज रेडी टू डू द वर्क, बट ए प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। मैं ही नहीं करने दे रहा। तुम्हें आईफोन चाहिए, तुम रेडी हो लेने के लिए, ठीक है, मैं भी रेडी हो गया, बचाना से यू आर नॉट रेडी टू टेक इट, गलती तुम्हारी है। आई कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम यू। Yep. Correct. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No. Effect of default as to the promise, as to that promise, which should be first performed. Although I'm taking an example of a social agreement, but it will help you to understand this point. So there is an agreement between me and my dad that if I score 98% in my boards or a perfect 100% in my boards, he will buy me a new laptop. So in this case, first thing that needs to be done is me getting 100%. If I don't get 100%, I am not entitled to get a laptop. My father won't be able to get me a laptop. And next, थोड़ा सा डिफरेंट है एक्चुअल केस, थोड़ा बेस बनाने के लिए बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब माई फादर कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम मी। मेरी तो इज्जत डुबा दी, गुप्ता जी के अंकल को 99% आया, आपको 98% आ गए, आपकी सारी पार्टीज बंद है। दिस इज द डैमेजेस दैट ही विल टेक फ्रॉम मी, मेंटल डैमेजेस। दिस इज द पॉइंट। एक्चुअल में सुनो, A hires B ship to take in and convey from Kolkata to Mauritius a cargo to be provided by A. B receiving a certain freight for its conveyance. A does not provide any cargo for the ship. A cannot claim the performance of B's promise and must take compensation and must make compensation to B for the loss which B sustains by the non-performance of the contract. A ने हायर की बी की शिप टू टेक एंड कन्वे फ्रॉम कोलकाता टू मॉरिशियस अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए। ए ने कार्गो दी थी, बेसिकली वो मॉरिशियस जा सके, उसके ऊपर कुछ फ्रेड भी था। ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो, ए ने सामान ही नहीं दिया। सो ए कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ बीज प्रॉमिस एंड मस्ट मेक कॉम्पनसेशन टू बी फॉर द लॉस दैट ही हैज इनकर्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेम था मेरे केस, जो मैंने एग्जांपल दी, थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से मैंने बोला था। Does that make sense? Yeah. A hires B to make a shoe rack. A will supply the plywood, fevicol, and other items required for making the shoe rack. B arrived on the appointed day and time, but A could not arrange the required materials. A cannot claim the performance of B's promise and must make compensation to B for the loss which B sustains by the non-performance of the contract. Same, मेरे पापा ने बोला कि you get me 100%. However, I'll provide you all the textbooks required. तो जितनी भी दुनिया में 12th की टेक्स्ट बुक्स एग्जिस्ट करती थी, अगले दिन वो मेरे टेबल पे थी। अगर मेरे पापा ने वो मेरे को टेक्स्ट बुक्स ना दी होती, तो आई कुड हैव सेड यू डिड नॉट परफॉर्म योर परफॉर्मेंस, सो आई कुड नॉट गेट अ 98%। इन रियलिटी थप्पड़ ही मिलना था। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म at a time fixed in a contract in which time is essential. अच्छा, जब टाइम इसेंशियल नहीं था तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब टाइम इसेंशियल तो डैमेजेस क्लेम करोगे आप। If it was not the intention of the party that time should be the essence of the contract, then contract does not become voidable by the failure to do such a thing or before the specified time, but the promise is entitled to compensation of the promiser
for any loss occasioned to him by such failure. Does that make sense? If in case a contract voidable on account of promises failure to perform his promise at the time agreed, the promisee accepts performance of such promise at any time other than agreed. The promisee cannot claim compensation for any loss occasioned by non-performance of the promise at the time agreed. फर्स्ट केस में हमने बात की इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल. अगर टाइम एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट void. ठीक है. Contract, so the contract does not become voidable अगर time is not the essence of the contract. It does not become voidable, but you can claim damages. अगर आपने कोई लॉस, यू कैन क्लेम द कॉम्पनसेशन अगर आपने कोई लॉस सफर नहीं किया. ठीक है. अगर इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन, अगर आपने कोई टाइम एग्री कर लिया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, देन इट गोज एज पर व्हाट यू हैव एग्रीड, एंड देन फिर उसी हिसाब से कॉम्पनसेशन एंड वो वाली पूरी कहानी चलती है. ठीक है. गॉट इट. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल है, कि हमने डिस्कस कर लिया वैसे तो, बट इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे. सो यू ऑलरेडी हैव अ ब्रीफ. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी इज दैट it is void from the start. A Hindu who was already married contracted to marry B, a Hindu girl. A being married could not marry B. In this case, A must take compensation to B because you cannot marry someone else when you're already married. Although India में बहुत होता है, but it does not come to light. If it is known to the parties, ठीक है, अगर दोनों पार्टीज को पता है कि यार ये इम्पॉसिबिलिटी, अब ये बोला चल के अमेरिका चला जा, तेरे को 10 करोड़ रुपए दूंगा, एक दिन में चल के चले जाओ. एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, नहीं जा सकते आप चल के अमेरिका. इट्स एन इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, दोनों पार्टीज को पता है, बेवकूफी है ये. इट इज वाइड. अननोन टू द पार्टीज, हॉर्स मर गया, घोड़ा मर गया, उससे मरने से पहले मेरे को, जब मर गया मेरे को ये बात पता ही नहीं, मैंने उसको बेचने का प्रोग्राम बना लिया, बेच भी दिया, पैसा भी उठा लिया, वॉइड है, पैसा वापस करना पड़ेगा. पता ही नहीं था मेरे को वो मर गया. अगर किसी पार्टी को पता था, नोन टू प्रोमिसर, फिर भी वो एंटर कर रहा है, सो द प्रोमिस इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन. ठीक है. नो प्रॉब्लम. सुपर वेनिंग तो हमने वही पार्ट डिस्कस किया था. ए एंड बी शादी कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया शादी का, कोर्ट जा रहे थे, गलती से पता चल गया रास्ते में ए पागल है, अब थोड़ी शादी करेंगे. इच्छा बाकी आप लोगों की है. समझदार इंसान नहीं करता. रेसिप्रो रेसि सॉरी, इंडिया में समझदार लोग करते हैं. रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स विच आर इलीगल. मैं अपना घर बेच रहा हूँ 50 लाख के लिए,
मैंने बोला अगर तुम अपना घर मेरे को 75 लाख के लिए बेच दोगे तो यार मैं उसमें गैम्बलिंग करूंगा। मतलब वैसे तो घर की कीमत 50 लाख है, बट अगर तुम्हें वहां पे गैम्बलिंग करनी है तो यू नीड टू पे मी मोर 25 lakhs। You cannot do a unlawful part in a contract. It becomes void. Reciprocal promise to do certain things that are equal, certain illegal। तो आप सिर्फ लीगल कर सकते हो, ठीक है। फिर ये जो लास्ट पॉइंट मैंने स्वरांगी वो चावल वाला एग्जांपल लिया था, ऑल्टरनेट परफॉर्म प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल। लीगल वाला पार्ट इज ओके, इलीगल वाला पार्ट इज नॉट ओके। गॉट इट? अच्छा, ए ए ने बी ए ने बी को लोन दिया था। एक लोन दिया था 1 अप्रैल को, एक दिया था 1 मई को, एक दिया था 1 जून को। ठीक है, ए ने बी को लोन दिया था। ठीक है, ए ने बी को लोन दिया था तो बी वापस करेगा। यहाँ पे 1 लाख का लोन दिया था, 2 लाख का लोन दिया था, 3 लाख का लोन दिया था। अब बी ने बोला ए को कि आई एम गिविंग यू 3 लाख रुपीज। ठीक है, अगर बी ने बता दिया कि वो इस डेप्ट के इसके लिए, तो ये डेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसने अगर कुछ नहीं बताया तो ए अपनी मर्जी से लगा सकता है। ए बोलता है कि 3 लाख है, मैं इन दोनों को खत्म कर देता हूँ, फिर एक लोन बच जाएगा। अब दोनों ने कुछ डिसाइड नहीं किया, सो इट वुड बी इन ऑर्डर ऑफ ये पेमेंट, कि जो पहले था उसके लिए पहले लगेगा, फिर दूसरा दूसरा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई डेथ, जो मेरा लोन है वो इक्वल नहीं है, अगर यहाँ पे सब एक एक लाख होता तो खत्म हो जाता। अब यहाँ पे मेरा इक्वल नहीं है, तो आई वुड डू प्रोपोर्शनेटली। तो 1 लाख बाय 6 लाख इंटू 3 लाख। ठीक है, ऐसे करके मैं प्रोपोर्शनेट निकाल लूंगा, एंड मैं उसके किस हिसाब केस से में उसको। निकालते हैं? क्या? प्रपोर्शन किस केस में निकालते हैं? जब डेट्स इक्वल नहीं होते एंड उसने कोई भी अमाउंट दे दी एंड नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, दोनों पार्टीज ने कुछ नहीं कहा कि हम इसको ऐसे यूज करेंगे, एंड डेट्स इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, आप प्रोपोर्शन निकालते हो। प्रोपोर्शन वाला केस एग्जाम में आता है। ठीक है, गॉट इट? लास्ट टॉपिक इस तो चैप्टर का। मतलब पहले बी डिसाइड करेगा। अगर उसने बता दिया कि 3 लाख के लिए यूटिलाइज करो तो उसका, फिर अगर उसने नहीं बताया होगा तो ए डिसाइड करेगा, राइट, कि उसको हाँ। कहाँ पे अप्रोप्रिएट करना है। हम्म। अगर दोनों ने भी नहीं कहा तो फिर अप्रोप्रिएशन लगेगा। अप्रोप्रिएशन। ठीक Okay. है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विथ कंसेंट। नोवेशन। नोवेशन क्या था जी, बताइए। बताओ। I don't remember the concept. बेसिकली वो टर्म्स को चेंज करते हैं, राइट, जो ओल्ड होता है, ओल्ड ओल्ड से न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन होता है जाता उसको है। डिस्चार्ज किया जाता है। हाँ जी, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू पिक्चर। ए हाँ। था, उसको बी को देने थे 1 लाख रुपए। ठीक है,
ए बी एंड सी ने एग्री किया कि जो सी है दैट विल पे ₹1,00,000 टू बी, ठीक है, डन। सो ए की लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, ए एंड बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है, एंड जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो बनता है मेरा बी एंड सी का, ठीक है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, टर्म्स चेंज एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेम्ड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? No, answer. I क्या? got a I got to go. You send me the recording later, okay? ओके। रिसेशन, रिसेशन में क्या है कि जो मेरा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने कैंसिल कर दिया, बट नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेम्ड, ठीक है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल्ड, नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्ट्रेशन, द टर्म्स आर ऑल्टर्ड। नोवेशन और ऑल्ट्रेशन में मेन फर्क ये है, नोवेशन में न्यू पार्टी कैन कम इनटू पिक्चर, ऑल्ट्रेशन में न्यू पार्टी डज नॉट कम इनटू द पिक्चर। ओल्ड पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, उन्हीं में नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है विद द ऑल्टर्ड, ठीक है। ठीक हाँ। है, इसमें फिर आप लिख लो वेव परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मैंने वो एग्जांपल दी थी, 2.5 लाख का डेट था, मेरे को 2 लाख दे दिया, तो मैंने वेव कर दी, 50,000 मत दो, 2 लाख तो मिल रहा है। कैन यू रिपीट? मैंने वो एग्जांपल दी थी ना कि अगर 2.5 लाख का मैंने लोन दिया है, मुझे कोई हाँ। पार्टी से उसका 2 लाख दे रही है, तो मैं बोलता आप 2 लाख ही दे दो, आप 50,000 मत दो, कोई बात नहीं, मैंने अच्छा था। परफॉर्मेंस वेव कर दी। हम्म। अच्छा, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी थी, मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, एंड उसमें मैंने ये नहीं बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, हम्म। ठीक है। जब ये होता है, मैंने अपना जो प्रीमियम पे किया होता है वो प्रीमियम मुझे मेरा वापस मिल जाता है, ठीक है। जो प्रीमियम मेरे को मिलता है पूरा प्रीमियम वापस नहीं मिलता, अगर इंश्योरेंस कंपनी का उस चीज़ को प्रोसेस करने में कोई खर्चा हुआ तो वो खर्चा उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस इसमें ये आ जाता है कि अगर मैंने बोला ए को क्या बी से शादी कर लो, सी से शादी कर लो, एंड बी ए को 1 लाख रुपए दे देता है, शादी के वक्त पता चलता है कि सी इज ऑलरेडी डेड, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ठीक है। अब जो 1 लाख रुपए देता है आपको वो वापस देना पड़ेगा, हम्म। मेक सेंस? हाँ। अच्छा, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस, जो मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था, अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मेरा परफॉर्म ही नहीं करने दे रहा, मैं क्या करूँ? कोई टीचर है, अब वो टीचर जूम खोल के बैठा है, बच्चा आए ही ना, तो उसमें बच्चे की गलती है ना, टीचर की गलती थोड़ी है। So this 2 points are there: effect of neglect of promise, effect of neglect of promisee, and obligation of person who has received advantage under void agreement. तो हमने तीन चीजें बेसिकली डिस्कस की: रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी था, इंश्योरेंस पॉलिसी में मैंने नहीं बताया मटेरियल फैक्ट, तो मेरे को मेरा प्रीमियम वापस मिल जाएगा, पॉलिसी खत्म, ठीक है। ऑब्लिगेशन, अगर कोई एडवांटेज ले लिए एक वॉइड एग्रीमेंट में, तो जो बेनिफिट है वो वापस चला जाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। फिर इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस, कि अगर कोई टीचर रूम पे बैठा है, बच्चा ही नहीं आ रहा, तो बच्चे की गलती, टीचर की गलती नहीं है, तो आपका ये यूनिट खत्म। दिस इज ऑल व्हाट इज देयर। इस यूनिट में प्रैक्टिकल पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, दिस इज मोर प्रैक्टिकल यूनिट, इसमें थियोरेटिकली कुछ नहीं है, इट्स मोर प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज इम्पोर्टेंट, एंड ये जो छोटे छोटे टर्म्स है, सक्सेशन, असाइनमेंट, नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट। बाकी इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, दिस इज मोर अ प्रैक्टिकल चैप्टर।